सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, बढ़िया। चलिए देखें, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब ना सिर्फ 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके कॉलेज लाइफ के लिए भी है ना, और आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज आप करोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दोगे, सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। चलिए, कॉमर्स में सबसे जो कहते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर, या यूँ बोला जाना चाहिए कि हर सिलेबस में, हर कोर्स में, आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे 12th कर रहे हो, कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हो जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हो या ना भी हो, कई जगह पे, सब जगह इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर है क्या, बेसिकली इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखें, चैप्टर हमारा जो है वो है कंपनी। कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है। आपने कई बार सुना होगा शेयर्स, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह के शब्द भी आपने सुने होंगे। किसी कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, किसी का गिर रहा है, निफ्टी, सेंसेक्स, बीएससी, एनएससी, ये बहुत सारी बातें आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे, चाहे टीवी में, चाहे प्रिंट मीडिया पे, जैसे समाचार वगैरह होते हैं, वहां पे आपने इन शब्दों को सुना होगा या देखा होगा। ठीक है, इनका रेलेवेंस क्या है? हम सिर्फ देख लेते हैं, सिर्फ हम देखते हैं, समझते नहीं है। हमें ये नहीं पता होता कि आखिर कंपनी है क्या। लिटिल बिट हमारी खुद की जनरल नॉलेज के हिसाब से लगता है कि कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो जिसका एक प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट को लेकर के चलती है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। कुछ एक चीज़ें जानते हैं, कुछ एक चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, तो मैं जो चीज़ें आपको मालूम हैं या नहीं हैं, मैं दोनों का जिक्र करूंगा, अभी दोनों की बातें करूंगा अभी वीडियो में। बेसिकली हम कंपनी लॉ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, है ना। मैं कंपनी लॉ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि कंपनी लॉ में मैं अगर चला जाऊंगा तो वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरा का पूरा सेपरेट थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। आपको अगर वो चीज़ देखनी है तो मेरे इसी चैनल पे आकर के आप कंपनी लॉ का बेसिक नॉलेज, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो जाकर के देख सकते हैं, है ना। उससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी कि लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी लॉ के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा जो आपने टॉपिक लिया है वो है कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करना, कंपनी अकाउंट्स, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं कायदे से देखा जाए, प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो फिर भी कुछ लिटिल बिट थियरी की बात कर लूँ। आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में भी इसको पढ़ा है या कहीं और पर भी पढ़ा है कि कंपनी होती क्या है। देखिए, कंपनी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको सीधी सी फ्लैट 2 लाइनों में जवाब दे दीजिए, है ना। अब वो 2 लाइनें क्या होंगी? आप बोलोगे कंपनी मीन्स अ कंपनी, यानी कंपनी का मतलब एक कंपनी से है। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रेगुलेटेड अंडर दिस कंपनी एक्ट। अब ये दिस कंपनी एक्ट क्या है वो भी मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं डेफिनेशन बोल देता हूं। कंपनी मीन्स अ कंपनी which is formed and regulated under this company act or any other previous company act which is known as company act। यानी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जिसे अभी जो एग्जिस्टेंस में कंपनी एक्ट चल रहा है उसमें बनाई गई हो, या पहले किसी कंपनी एक्ट में बनाई गई हो जिसको हम कंपनी एक्ट के नाम से जानते हैं। अब आज की डेट में जो कंपनी एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, आप में से 99% स्टूडेंट जानते होंगे कि हमारे ऊपर कंपनी एक्ट जो एप्लीकेबल है वो कंपनी एक्ट 2013 है। यानी जो मेजर चेंजेस हुए थे वो 2013 में हुए थे, जिसकी वजह से इसका पूरा, मैं बोलूंगा इसका पूरा स्केलेटन या पूरा फाउंडेशन चेंज कर दिया था। तो एक नया एक्ट बनाने की जरूरत थी, कंपनी एक्ट 2013। तो अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। अब मैं आपको बता दूं, हमारे पहले जो 2013 से पहले जो एक्ट था वो का था कंपनी एक्ट 1956, वो एप्लीकेबल था। पर बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि कंपनी एक्ट 1956 के बाद में भी बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए थे।
जैसे मुझे रिसेंटली याद है 2008 में चेंजेस हुए थे, 2000 में चेंजेस हुए थे, 1994 में चेंजेस हुए थे। तब उन्होंने कंपनी एक्ट बनाने के बारे में वो सोचा था कि एक नया डिफरेंट कंपनी एक्ट बनाया जाए, है ना, पर वो बिल पास नहीं हो पाया, अल्टीमेटली वो कंपनी एक्ट बन नहीं पाया। लेकिन फाइनली 2013 में एक डिफरेंट पुरानी स्ट्रैटेजी को लेकर के ही, पुराने बैकग्राउंड को लेकर के कुछ नई चीजें ऐड करके, कुछ पुरानी चीजें सब्सट्रैक्ट करके इन्होंने कंपनी एक्ट बनाया, कंपनी एक्ट 2013। चले ठीक है। तो कंपनी का मीनिंग क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रेगुलेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट विच इज नोन एज कंपनी एक्ट। ये मेरे नीचे पीछे बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप यहां से देख लीजिए, देखें, है ना। लेकिन बोर्ड पे आऊंगा बाद में, पहले मैं इसकी बेसिक बातें कर लूं। बोर्ड पे हम बाद में आएंगे, बोर्ड पे भी आना ही है ऑब्वियस है, आपको ये नोटिंग करनी है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो बोर्ड पे तो आना ही है खैर। पर अभी हम डिस्कस करते हैं और कुछ चीजों की, फिर हम आएंगे बोर्ड पे। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं कि कंपनी बनती कैसे है ना। कंपनी कैसे बनती है, कंपनी हम कैसे बना सकते हैं। आप भी कंपनी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3 तरह की कंपनी होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी बोलते हैं उसको, उसके बारे में बात करेंगे। 3 टाइप ऑफ कौन से कंपनी के होते हैं, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी। डिटेल डिस्कशन बाद में। वैसे भी हम कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसके लिए मुझे थोड़ा बहुत लॉ आपको समझाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कंपनी बनती कैसे है। देखें, समझें, कंपनी बनने के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि मैं कंपनी का नाम क्या रखूंगा, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी में कितना पैसा इन्वॉल्व होगा, है ना, कंपनी की लाइबिलिटी क्या क्या होगी, मतलब किनको देना है, किन से लेना है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आप सोचते हो। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, कंपनी कैसे बनती है वो बात नहीं कर रहा, इन जनरल ये आप सोचते हो कि आखिर कंपनी बनेगी कैसे, किसके पास अथॉरिटी है कंपनी को बनाने की, है ना, और हमारे को एक सर्टिफिकेट देने की कि भैया अब आपकी कंपनी बन गई है, अब आप काम कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, है ना, गौर से समझ करके चलना। इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे, ढंग से समझोगे तो। चलिए अब कंपनी कैसे बनती है ये मैं आपको बताऊं। कंपनी जब बनती है ना तो एक अथॉरिटी होती है, एक पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार। एक तरह से कोर्ट का जज बोल दो, रजिस्ट्रार एक पर्सन है। इस रजिस्ट्रार के पास में जो लोग कंपनी बनाने वाले हैं, मतलब जैसे आप बनाने वाले हो तो आप उसके पास जाओगे, रजिस्ट्रार के पास, और आप उससे बोलोगे कि सर हमें कंपनी बनानी है, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कम से कम 2 रिटन डॉक्यूमेंट हमें जमा कराने हैं। कौन बोलेगा? रजिस्ट्रार, ठीक है। आप लोग कौन हो जाएंगे? जो कंपनी बनाने वाले हो। अब आप जो कंपनी बनाने वाले हो ना, आपको भी एक अलग नाम दिया है कंपनी एक्ट में, समझ रहे हैं आप मेरी बात। आपको हम बोलेंगे प्रमोटर्स, यानी कंपनी को प्रमोट करने वाले, कंपनी को बनाने वाले। यू आर प्रमोटर्स, आप प्रमोटर हो, आप कंपनी के मालिक बनने वाले हो जब कंपनी बनेगी, समझ रहे हैं ना, कंपनी को फॉर्म करने वाले हो, यू आर प्रमोटर्स। तो आपसे बोलेगा रजिस्ट्रार कि बेटा एक काम करो, आप जाओ और 2 तरह के रिटर्न डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। एक डॉक्यूमेंट होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MOA इन शॉर्ट बोलते हैं, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 2 तरह के रिटन डॉक्यूमेंट हम रजिस्ट्रार को जमा कराते हैं, उसके बाद हमारा कंपनी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी बन जाती है, लेकिन पहला प्रोसेस हम पार कर गए, ठीक है। ये तो इनिशियल प्रोसेस है, फिर उसके बाद कंपनी बनती है, वगैरह वगैरह सारे काम होते हैं, कंपनी के फीचर्स वगैरह, वो सारी बातें बाद में बात करते हैं कि MOA और AOA, आखिर MOA का क्या काम है और AOA का क्या काम है ना। देखो मैं बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बात करता हूं, बिल्कुल सामान्य भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। MOA कंपनी को ये पावर देता है, MOA कंपनी को ये पावर देता है कि आप आउटसाइडर्स जो होंगे, कंपनी के बाहर के जो लोग होंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ और वो लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट
कर सकें, है ना। नहीं तो अगर कंपनी के पास पावर नहीं होगा तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगी। तो आपको एमओए क्या है, एमओए आपको पावर देता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है कि आप दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ चीज खरीद सकते हो, कुछ चीज बेच सकते हो, इसको हम बोलेंगे एमओए। एओए क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम एओए बोलेंगे, उसका काम बाहर के लोगों से कुछ डीलिंग करना नहीं होता। एओए का काम होता है कंपनी के जो अंदरूनी मामले हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं, है ना, इंटरनल कंट्रोल्स जैसे होंगे, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे होंगे, उनको हैंडल करने का काम एओए का होता है। तो आप बात देखें, समझें, इन शॉर्ट समझ लें, एमओए का रिलेशन किससे है, बाहर के लोगों के साथ, वो आपसे कैसे डील कर पाएंगे। एओए का रिलेशन क्या है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स से, कंपनी की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, ये मैं शॉर्ट लेके चल रहा हूं, है ना, शॉर्ट लेके चल रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं एमओए में आखिर लिखा हुआ क्या होता है। क्या लिखा हुआ होता है कि जिसको रजिस्ट्रार देख करके वेरीफाई कर लेगा कि चलो कंपनी बन गई, है ना। तो एमओए के अंदर टोटल 7 कंटेंट होते हैं, 7 कंटेंट होते हैं एमओए में। अब वो 7 कंटेंट क्या है, इन कंटेंट को बोला जाता है क्लॉजेज। ये जो 7 कंटेंट होते हैं ना, इनको बोलते हैं क्लॉजेज, ऐसे बोलते हैं, हिंदी में खंड बोलते हैं, पर वो बेसिकली आपको खंड याद नहीं रखना, क्लॉजेज ध्यान रखो। जैसे अब क्लॉजेज को मैं पहले एक इन जनरल लैंग्वेज में एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल से आपको, वो एग्जांपल आप याद रखोगे, क्लॉजेज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखिए समझें, आपके घर में या कहीं पर भी, किसी भी जगह, जब किसी लड़की का रिश्ता होने वाला होता है, समझ रहे ना, अब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है, तो उसके पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो क्या देखते हैं, किस घर में शादी करनी है देखेंगे ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जिससे शादी होने वाली है उस लड़के का नाम क्या है, उस लड़के का नाम क्या है, सबसे पहले ये देखा जाएगा। गोत्र क्या है, सरनेम क्या है, ठीक है, नेम क्या है, सबसे पहले उस लड़के का देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि वो कहां का रहने वाला है, एड्रेस। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लड़की के पेरेंट्स, नेम। दूसरा क्या देखेंगे, कहां रहता है, भाई राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में, कहां का रहने वाला है। तो एड्रेस, एड्रेस प्रूफ, ठीक है, घर का मकान है, किराएदार, कैसे, तो एड्रेस प्रूफ उससे होगा ना, एड्रेस से पता चलेगा कहां रहता है, ठीक है। चले, 2 बातें। तीसरी बात, लड़का करता क्या है, करता मतलब ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, कि ऑब्जेक्ट यानी कि वो क्या करता है, कुछ काम तो करना चाहिए ना, ऐसे कैसे कोई लड़की की शादी करा देगा। तो लड़का करता क्या है, करता, इस करने को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, कि उसका उद्देश्य क्या है, लड़का क्या करेगा या क्या करता है। तो 3 बातें आपको समझ में आई, कौन सी 3 बातें, नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चौथी बारे में बात करता हूं, कमाता कितना है, करता क्या, ठीक है, चलो ठीक है, ये करता है, कमाता कितना है ना। अगर तो 10-12 हज़ार कमाता है, छोटे मोटे 5-7 हज़ार कमाता है तो मुश्किल है फिर तो, लेकिन अच्छा कमाई है, अच्छी इनकम है, तो फिर ठीक है, आगे की तरफ सोच सकते हैं। तो कमाता कितना है, यानी कैपिटल कितना है उसके पास, कैपिटल, पैसा कितना है उसके पास। तो 4 बातें कौन सी, नेम, एड्रेस, करता क्या है, पैसा कितना है, नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल। ये आपको पक्के से याद रखने, ये पक्के से याद रखने आप। चलिए अब 5वीं तरफ बढ़ते हैं, 5वें की तरफ बढ़ते हैं, कैपिटल के बाद में, वो हमारी लड़की को ठीक ढंग से संभाल पाएगा या नहीं पाएगा। ये कैपिटल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि भैया कैपिटल कितनी है। उसके बाद में ये बात आती है कि हमारी लड़की को वो आगे हैंडल कर पाएगा या नहीं, उसको खिला पिला पाएगा या नहीं, लड़की सुखी रह पाएगी या नहीं। तो लड़के के ऊपर लाइबिलिटी देखी जाती है कि उस किस लाइबिलिटी को वो अभी हैंडल कर रहा है और इन फ्यूचर उस लाइबिलिटी को संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो कैपिटल के बाद में अगली बात क्या हो गई, लाइबिलिटी, यानी जिम्मेदारी, लाइबिलिटी। तो 5 बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की, नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लाइबिलिटी, है ना। वीडियो को आप वापस जो है बैक में जाकर के और फिर से इसको आप देख सकते हो कि 5 बातें कौन सी। वैसे मैं आपको याद हो गया होगा अभी तक, मेरे को लगता है, इतना इजी लैंग्वेज में मैंने बात की है। चलिए अब लाइबिलिटी के बाद में फाइनली सब कुछ सेट हो गया, तो अब उसका
कोर्ट में एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर मान लो कोर्ट मैरिज हो रही है तो पेरेंट्स के हिसाब से ही अगर कोर्ट मैरिज हो रही है, छोटे से खर्चे में काम हो रहा है, तो कोर्ट में जाकर के जब मैरिज होती है ना, कोर्ट में जब मैरिज होती है तो लड़के लड़की के साइन भी होते हैं, तभी सर्टिफिकेट बन पाता है। ठीक है, लड़के लड़की के साइन होते हैं। अब जब लड़के लड़की के साइन होते हैं ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात, या उसके बाद में उसके जो गारंटर्स होते हैं, गारंटर्स, उनके जब साइन होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर बोलते हैं। यही हमारा 6th क्लॉज बन जाएगा सिग्नेचरी क्लॉज, सिग्नेटरी क्लॉज ऐसे बोल सकते हैं। सिग्नेचर तो कौन कौन सी बातें हो गई? नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लाइबिलिटी, सिग्नेचर, है ना। इस बात को थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए चलना। और आखिरी में एक और क्लॉज है, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है कंपनी का। देखो आखिरी में कौन सी बात कही गई है, ये अभी मतलब इवॉल्व हुआ है 2013 में। 2013 से पहले ये नहीं था पॉइंट, जो मैं पॉइंट अब बोल रहा हूं ना, 2013 से पहले नहीं था, पर अब है। एमओए में ये भी बात होती है कि नॉमिनी कौन होंगे। नॉमिनी, ये नॉमिनी केवल 1% कंपनी के लिए काम आता है। अब 1% कंपनी क्या, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, ये 3 तरह की कंपनी होती है। तो ओपीसी जो होती है ना 1% कंपनी, उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक और कंटेंट जोड़ दिया जाता है, एक और क्लॉज जोड़ दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी मतलब अगर जो मेन आदमी काम कर रहा है वो अगर एक्सपायर हो जाए तो वो बिजनेस कौन चलाएगा, वो बिजनेस किसका हो जाएगा, उसकी एसेट और लाइबिलिटीज किसकी हो जाएंगी, ओनरशिप किसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनी, है ना। जैसे आप इस लड़की वाले केस में याद रख सकते हो कि उसके पेरेंट्स या उसके रिश्तेदार या उसके दोस्त, गारंटर, वो सिग्नेचर करते हैं कि भैया हम सिग्नेचर कर रहे हैं कि हमने इनको देखा है, इन्होंने यहां पे शादी की है, तो वो नॉमिनी होते हैं, गारंटर होते हैं, एक तरह से ऐसे मान के चलो आप। तो नॉमिनी, है ना, फिनिश, खत्म। एमओए के सारे कंटेंट फिनिश, क्लॉजेस खत्म। 7 क्लॉजेस कौन कौन से हुए, एक बार रिपीट कर लो, 7 क्लॉजेस। पहला नेम, दूसरा एड्रेस, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा कैपिटल, पांचवा लाइबिलिटी, छठा सिग्नेटरी क्लॉज, और लास्ट में नॉमिनी क्लॉज। ये याद रहेंगी बातें। चलिए मैं इतना छोटा सा ही वीडियो रखता हूं आपका, है ना। बाकी अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और शायद नेक्स्ट वीडियो के बाद में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लेंगे, एक और क्लास हम थोड़ा थ्योरी के लिए देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। ठीक है, चलिए। आप अगर कंपनी लॉ के बारे में नॉलेज और लेना चाहते हो तो मेरे इसी चैनल पे आकर के मेरा एक वीडियो बना हुआ है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ, जिसके अंदर आप ये देखोगे कि कौन कौन से लॉज बन रखे हैं, कितने तरह के लॉ होते हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के लॉ होते हैं, वगैरह 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 वगैरह, सारी बातें आपको उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। मैं चाहता हूं इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो देख लो, तो आपका कंपनी के बारे में एक बेसिक नॉलेज क्रिएट हो पाएगा। इंटरेस्ट आपका अगर आपका बनेगा ना, तो चैप्टर को पढ़ने में और मजा आएगा, आपको भी और मुझे पढ़ाने में भी। अब अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें, और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं, मैं सिर्फ एक ही बात बोलने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप पीछे जो लिखा हुआ है उसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, उसकी आप नोटिंग करें, आप पढ़ें घर पे, ठीक है। और फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझे लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बोलेंगे तो मैं इसके और भी वीडियोस अलग अलग चैप्टर्स पर लेकर के आ जाऊंगा, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, है ना। आप सिर्फ मुझसे क्वेश्चन पूछें कि सर मैंने ऐसा सोचा है, मैंने ऐसे देखा है, मैंने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।